हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे मित्रों, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले मेरे इस 10 मिनट की वीडियो को आप सभी अवश्य देख लेना, क्योंकि यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी ऑनर्स पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क देने का काम किया जाता है। यदि आपके छोटे भाई बहन या आपके जूनियर यदि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी किसी भी ऑनर्स का या सब्सिडी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए, तो इस चैनल के माध्यम से उनको भी बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे PDF के फॉर्मेट में। और प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक जरूरी सी सूचना दे दूँ। एग्जाम प्रारंभ होने से एक महीना पहले मैं BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वाले बच्चों को सभी ऑनर्स पेपर व सब्सिडी पेपर का सजेशन देता हूं पिछले 5 वर्षों से, और कहीं ना कहीं उसी का एक्सपीरियंस अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, और बच्चों का जो कमेंट आया हुआ है, एक दो बच्चों का कमेंट नहीं है, हजारों की संख्या में बच्चों ने कमेंट किया है, सर आप जो सजेशन देते हो वहीं से सारे सवाल मेरे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यहीं से सारे सवाल मेरे एग्जाम में छपने को मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आप लोगों का फीडबैक ही है, जिसकी वजह से मैं लगातार मेहनत करता जा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि थैंक्स अ लॉट ब्रो, आज मेरा एग्जाम था, आज के पेपर में बिल्कुल आपके द्वारा बताए हुए क्वेश्चन ही आए थे, दिल से आपका आभार। और इस तरह के कमेंटों की संख्या कुल मिला के हजारों में है, परंतु यहाँ पर मैं सभी का नहीं दिखा सकता, कुछ बच्चों का दिखा सकता हूँ। तो आप भी मेरे ऊपर विश्वास करके आप मेरे इस वीडियो को देखो, और मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उसे आप अपने कॉपी में लिखो और फिर एग्जाम हॉल में प्रवेश करो। ठीक है, BA तृतीय वर्ष, BA पार्ट 3, BA थर्ड ईयर या BA फाइनल ईयर भी आप सभी बोल सकते हो। यदि आपने BA फाइनल ईयर में इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र को रखा है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का वीडियो वरदान साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सारे सवाल को कवर करूंगा। बोले तो आपके पूरे वर्ष के, यानी कि पूरे 1 वर्ष की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जाना है। तो समझ सकते हो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये वीडियो। आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको विश्वास ना हो तो आपके पास पार्ट 3 का जो है क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से ये सारे प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। आपको विश्वास ना हो तो क्वेश्चन बैंक में मिला लो। और इन प्रश्नों के उत्तर की बात करें, इन प्रश्नों के उत्तर जो है इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। ठीक है, यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक नज़र में देख लेते तो आपके मन की गति से याद कर पाओगे, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकते हो प्यारे बच्चों। समझ सकते हो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा कितने आसान शब्दों में तैयार किया गया है। और मेरे द्वारा जो इन प्रश्नों का उत्तर आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाएगा अभी, यदि आप सेम टू सेम मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को आप अपने एग्जाम हॉल में लिख लेते हो तो आपके एग्जामिनर बोले तो कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं, आपको इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं आसान शब्दों में ही उत्तर पसंद है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहोगे। ठीक है, ये पहला सवाल जो देख रहे हैं पिछले 8 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि इससे बेहतर प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स में हो ही नहीं सकता। आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए, आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण करें। यह प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न पहले आप अपने कॉपी में लिख लो, फिर मैं बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप कुल मिलाकर 1 सेकंड में डाउनलोड कर पाओगे। तो आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर आपको बताना है। ठीक है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। इसके बाद आपसे एक पॉइंट और जोड़ दिया गया इस प्रश्न में, आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, इसका आपको विश्लेषण करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इसका हिंट्स दे दूंगा। ठीक है, जब मेरे द्वारा जो अभी हिंट्स दिए जाएंगे, फिर इसके बाद मेरे द्वारा जो उत्तर दिए जाएंगे, आप उत्तर को पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ वाकई में मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले भी जानने का प्रयास किया था, फिर आपको याद करने में और भी आसान होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हिंट्स जान लो और कॉपी में आप अपने इन सभी प्रश्नों को लिखोगे। आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य यह है कि देश के घरेलू उत्पाद, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के आय में, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्थिक वृद्धि की, तो प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि। और गरीबों की जनसंख्या मान के चलो अभी पूरे भारत में 90% व्यक्ति जो है गरीब हैं, और ये यदि 70% में आ जाता है तो कहीं ना कहीं गरीबों की जनसंख्या में कहीं ना कहीं कमी आई है। ठीक है, तो इसे हम लोग आर्थिक वृद्धि भी बोल सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के आय में वृद्धि गरीबों की जनसंख्या में कमी से होता है। ठीक है, गरीबों की संख्या में कमी से होता है। जबकि आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास जो है सामाजिक
और सांस्कृतिक रूप में हमेशा बदलते ही रहते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास जो है सामाजिक रूप से और आर्थिक सांस्कृतिक रूप से हमेशा इसमें परिवर्तन आते ही रहता है। तो इसके बारे में और भी विस्तार से बात करेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा मैंने इसका झलक दे दिया आपको, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा जो ये 7 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन की अहमियत मैं अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकता। पहले आप इन सभी प्रश्नों को लिख लो कॉपी में, फिर बताऊंगा कैसे आप आंसर 1 सेकंड में प्राप्त कर पाओगे। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा एवं संगठनों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने कॉपी में लिखा होगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा एवं संगठनों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मानव विकास सूचकांक, जिसे आप शॉर्टकट में HDI भी बोल सकते हो, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने वाले स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है, प्रत्येक व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जितने भी देश हैं वो देश मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए करते हैं क्या, मानव विकास सूचकांक। तो इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है। ये फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। और यहाँ पे बात कर लें मानव विकास सूचकांक के 3 घटक कौन कौन है। तो मानव विकास रिपोर्ट 3 संकेतकों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मिलाकर विकास को मापती है, ठीक है। विकास यानी कि आप अपने बिहार का मान के चलो किसी भी स्टेट से हो तो उसका विकास आपको मापना है। तो विकास को मापने का कौन सा तरीका है। यदि एक व्यक्ति को मापने के लिए हम लोग सेंटीमीटर मीटर के हिसाब से मापते हैं, तो उसी तरह हम लोग विकास को किस तरह माप सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वास्थ्य के रूप से, शिक्षा और जीवन स्तर को, ये तीनों को मिलाकर हम लोग विकास को मापते हैं। और यही तीनों जो है मानव विकास सूचकांक के 3 घटक भी हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं। रेस्टोव के समृद्धि एवं विकास के प्रतिमान सिद्धांत का वर्णन करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रेस्टोव के समृद्धि एवं विकास के प्रतिमान सिद्धांत का वर्णन करें। उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा इन प्रश्नों। इस वर्ल्ड में कई सारे देश हैं। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास इतिहास का अध्ययन करके विकास के ऐतिहासिक काल को विकास की प्रक्रिया विश्लेषणात्मक कालों में बदला जा सकता है तथा इस आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच से विकास स्तर की तुलनात्मक माप की जा सकती है, ठीक है। विकास की अवस्थाएं जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न प्रस्तुत की गई है। विकास की जो अवस्थाएं हैं ढेर सारे विद्वानों के द्वारा भिन्न भिन्न उनके यानी कि मत दिए हुए हैं, विचार दिए हुए हैं। इनमें से अमेरिकन अर्थशास्त्री W.W. रेस्टोव, ठीक है। जब हम यहाँ पर बात करेंगे रेस्टोव की, तो ये अमेरिकन के एक अर्थशास्त्री थे। इनके द्वारा वर्णित अवस्थाएं अधिक युक्तिसंगत एवं मान्य है। रेस्टोव ने आर्थिक विकास के निम्न 5 अवस्थाएं बताई हैं। रेस्टोव ने आर्थिक विकास के निम्न 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है आपका परंपरागत समाज की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, परंपरागत समाज की अवस्था। दूसरा है आपका आत्म स्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, यानी कि स्टेज, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक परंपरागत समाज वो है जिसका ढांचा सीमित उत्पादन कार्यकलापों के अंतर्गत न्यूटन एवं पूर्व के विज्ञान, तकनीक तथा भौतिक जगत के प्रति न्यूटन पूर्व दृष्टिकोण के आधार पर विकसित हुआ है। ये पहला हो गया। अब दूसरा हो गया आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। अब तीसरा जान लेते हैं प्यारे दोस्तों। तीसरा आपका आत्मस्फूर्ति की अवस्था, ठीक है, स्टेज ऑफ टेक ऑफ, ठीक है। चौथा है आपका परिपक्वता की स्थिति, यानी कि स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। इसके बाद पांचवा है आपका अत्यधिक उपभोग की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ हाई मास, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों ये कुल मिला के 5 अवस्था आपने जाना रेस्टोव के बारे में। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। ये थोड़ा सा मैंने आपको झलक देने का काम किया। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका आर्थिक विकास के हेरोड तथा डोमर के मॉडल की समीक्षा करें। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पूछे जा रहे हैं। आर्थिक विकास के हेरोड तथा डोमर के मॉडल की जो मॉडल है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उम्मीद करता हूँ आप इसे अपने कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। इससे बाहर प्रश्न नहीं रहने वाले इस बार। जब हम बात करेंगे यहाँ पर हेरोड और डोमर की, ये दोनों अर्थशास्त्री थे। इन्होंने केन्ज के आय, उत्पादन और रोजगार संबंधी विचार को अधिक व्यापक दीर्घकालीन रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। हेरोड और डोमर के मॉडल की व्याख्या अलग अलग ढंग से होने पर भी दोनों मॉडल का सारांश एक ही है, ठीक है। इसी कारण से दोनों मॉडल का अध्ययन एक साथ ही किया जाता है, क्योंकि इनका सारांश एक ही है, बट प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सारांश एक ही है। हेरोड और डोमर मॉडल आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, क्योंकि निवेश दोहरी भूमिका निभाता है। एक और तो आय का निर्माण होता है, वहीं दूसरी ओर पूंजी स्टॉक में वृद्धि करके देश का उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है।
निवेश की इस पहली विशेषता को मांग प्रभाव और दूसरी को पूर्ति प्रभाव कहा जाता है। हेरोड और डोमर की बात करें तो हेरोड और डोमर मॉडल के अनुसार दीर्घकाल में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए शुद्ध निवेश में निरंतर वृद्धि जानी चाहिए। इसके लिए वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि उस दर पर की जानी चाहिए ताकि बढ़े हुए पूंजी स्टॉक की पूर्ण क्षमता का प्रयोग हो सके। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हिंट्स देने का काम किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कॉपी में लिखते चलोगे, आर्थिक विकास के नवशास्त्रीय सिद्धांत की समीक्षा करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखोगे, क्योंकि इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाते। इसके बाद बताऊंगा कुल मिलाकर कैसे आप 1 सेकंड में इन सभी प्रश्नों का उत्तर डाउनलोड कर पाओगे। आर्थिक विकास के नवशास्त्रीय सिद्धांत की समीक्षा करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा आर्थिक विकास का सिद्धांत है क्या। तो माल्थस नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उनके अनुसार आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक पूंजी संचय है। पूंजी संचय का स्रोत बढ़ता हुआ लाभ है। लाभों की प्राप्ति केवल पूंजीपतियों द्वारा की गई बचत द्वारा संभव होती है। माल्थस के अनुसार श्रमिकों की बचत करने की शक्ति जो है शून्य होती है। जो श्रमिक हैं उनके बचत करने की शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। इसके बाद प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास का सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शहरीकरण और उसके समस्याओं की समीक्षा करें और इसे संतुलित करने के उपायों की चर्चा करें। शहरीकरण और उनके कौन कौन से समस्याएं होते हैं उसके बारे में आपको बताना है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके उपाय आपको यहाँ पर बताना है। तो समझ सकते हो ये प्रश्न जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप इसे अपनी कॉपी में लिखोगे। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस प्रश्न को लिख लिया होगा। शहरीकरण की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है, मुझे कमेंट करके आप बताओ, फिर मैं बताता हूं इसके बारे में। तो शहरीकरण की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या है। शहरीकरण केंद्रों में प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है। शहरी केंद्र में अधिक जनसंख्या से पानी, ठीक है, शहरी केंद्र में जो है अधिक जनसंख्या से पानी, भूमि, भोजन, ईंधन, आश्रयों की मांग में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी केंद्र में प्राकृतिक संसाधन जैसे भूजल, जंगल, वन्य जीव, भूमि आदि बहुत तेजी से क्षय हो जाते हैं। यानी कि क्षय होने का मतलब क्या है, नाश हो जाते हैं। शहरीकरण से क्षेत्र की पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बनता है। जैसे कि मान के चलो आप किसी सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे पानी की समस्याएं होंगी। भूमि की बात करें तो कहीं भी आपको खाली जगह नहीं मिलेगा, जहाँ भी कहीं खाली जगह नहीं मिलेगा और एक घर पे 4 घर ऊपर से लाद दिया जाता है। इसके बाद भोजन काफ़ी महंगा मिलता है आपको वहाँ पर। ईंधन और आश्रय बोले तो रहने की मांग में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। एक रूम में 5-5 व्यक्ति रहते हैं, समझ सकते हो। तो ये होता है शहरीकरण, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। शहरीकरण के कारण क्या हैं। शहरीकरण जो होता है इसके कारण क्या है। शहरीकरण या नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती रहती है जब तक वे संपूर्ण जनसंख्या के अधिकांश भाग को सम्मिलित नहीं कर लेते और संपूर्ण समाज पर प्रक्रियात्मक और संस्कृति आधिपत्य स्थापित नहीं कर लेते, तब तक शहरीकरण या नगरीकरण नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, और कुछ हानिकारक इनके बारे में बात कर ले। भारत में अनियंत्रित शहरीकरण के कारण अनेक पर्यावरण संबंधी समस्याओं का भी जन्म हो रहा है, ठीक है। जैसे शहरों में स्थापित उद्योगों से होने वाली वायु ध्वनि, जल प्रदूषण, शहरों में जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि के कारण वाहनों की संख्या में और औद्योगिक इकाइयों में वृद्धि है। इसके कारण वायु प्रदूषण जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है, परंतु इंसान नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के बीच का संबंध करें। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के बीच संबंध की समीक्षा करें। यह प्रश्न आप देखते ही समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के समय में जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए, देश के लिए काफ़ी बड़ा चुनौती हो चुका है, ठीक है। और आर्थिक विकास के बीच संबंध की समीक्षा करने के बारे में आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर और भी विस्तार से हम लोग जानेंगे। जब यहाँ पर जनसंख्या की बात आती है तो भारत के प्रत्येक युवा के लफ्ज़ों पर एक ही सवाल है कि जनसंख्या बढ़ने से भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम आपके इस बात से एग्री हैं। पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है, चाइना, बोले तो चीन। परंतु वहाँ पर जनसंख्या को वो लोग पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं।
वहाँ पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं चाइना के लिए वरदान साबित होता है। क्यों साबित होता है? क्योंकि वो देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में उनका पूर्ण योगदान रहता है। परंतु हमारे भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से वो बोझ बनता जा रहा है। तो क्यों न कहीं ना कहीं हम लोगों का ये नकारात्मक नज़रिया है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति आय में कभी स्थिरता तथा वृद्धि देखी जाती है। यदि जनसंख्या की वृद्धि स्थिर है और कुल राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। जबकि जनसंख्या की वृद्धि दर कुल राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय कम होने लगती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में कभी स्थिरता तथा वृद्धि देखी जाती है। यानी कि कभी भी इसमें जो है अस्थिरता यानी कि किसी एक अवस्था में नहीं देखा जाता है, कभी ना कभी बदलाव होते रहता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति आय में और तथा वृद्धि में। यदि आपके देश का जनसंख्या रुका हुआ है, स्थिर है, तो कुल राष्ट्रीय आय कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है, प्रत्येक व्यक्ति आय भी बढ़ती है। जबकि जनसंख्या जब बढ़ती जाती है तो आय कहीं ना कहीं घटती जाती है। तो इसके बारे में और भी विस्तार से हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया। इसके बाद हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 8वां, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म वित्त की भूमिका की व्याख्या करें। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आप अपने कॉपी में लिखते जा रहे होगे, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, ये परिवर्तन क्षेत्रों में हुआ जैसे भूमि सुधार, कृषि, पशुपालन, आपूर्ति और विपणन, ग्रामोद्योग, ग्राम में जो है छोटो यानी लघु उद्योग लग रहे हैं, ग्रामीण नेतृत्व, ग्राम प्रशासन आदि। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मदद से एक किसान इसका लाभ उठा सकता है। उनके कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं आ सकती हैं। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। ऋण संकट क्या है तथा इसे सुलझाने के उपाय कौन कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। ऋण संकट क्या है तथा इसको सुलझाने का उपाय कौन कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे अपने कॉपी में लिखते चलोगे, ठीक है। आप इसे अपने कॉपी में लिखते चलोगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जानते हैं हम लोग ऋण संकट के कारण, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक विकासशील देश में नागरिक समाज की भूमिका की विवेचना करें। एक विकासशील देश, ठीक है, एक विकासशील देश जितने भी हैं उनके नागरिक समाज की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको जानना है। जैसे कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो उसके नागरिक समाज यानी कि उनका जो समाज है वो किस तरह भूमिका अदा कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अभी इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, आपको कभी ऐसा सुनने में मिला है इंडिया इज ए डेवलप कंट्री? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। तो पता नहीं ये डेवलपिंग वाला वर्ड कब तक रहेगा, पता नहीं, ये कोई नहीं कहा जा सकता किसी के द्वारा नहीं, जब तक हमारे देश में सिस्टम चेंज नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा होगा। इकोनॉमिक्स पेपर 6 का कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत के आर्थिक विकास में राजनीति की भूमिका का वर्णन करें। भारत के आर्थिक विकास में जो राजनीतिक भूमिकाएं रही हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, श्रम विभाजन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं हानि का क्या है, ठीक है। आप सभी ये प्रश्न को लिखते चलोगे, ठीक है। अब उतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है मेरे को, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। आपको जो है ये सारे प्रश्न को जल्दी जल्दी अपने कॉपी में लिख लेना है, फिर मैं बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर कैसे आप 1 सेकंड में प्राप्त कर पाओगे। श्रम विभाजन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं हानि के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका, राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं शास्त्रीय दृष्टिकोणों की व्यवस्था की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, केन्स के व्यापार चक्र आर्थिक सिद्धांत की विवेचना करें। इसे भी आप अपने कॉपी में लिख लोगे। विकासवाद की व्याख्या करना है आपको, विकासवाद की व्याख्या करना है, वैश्विक संस्थाओं को इसमें क्या योगदान रहा है, ठीक है। विकासवाद की व्याख्या तो करना ही है। इसके बाद जितने भी वैश्विक संस्थाएं हैं उसका योगदान किस तरह रहा है विकासवाद में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, करारोपण के बदलते स्वरूप की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, करो या करारोपण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था में घाटे की वित्त व्यवस्था की भूमिका तथा महत्व की विवेचना करें। यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामाजिक बीमा एवं व्यवसायिक बीमा में अंतर स्पष्ट करें। सामाजिक बीमा की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका, लोक व्यय एवं सिद्धांत के प्रमुख पहलुओं का वर्णन करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 लेके आएंगे, ठीक है। और वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा सारे प्रश्न। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कुल मिला के 3 तरीकों में प्राप्त कर पाओगे।
ठीक है। पहला तरीका है प्यारे बच्चों, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। यदि आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम में इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देखने को मिलेगा, उसे आप डाउनलोड करके आप एग्जाम हॉल में चले जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात कर ले यहाँ पर। दूसरा तरीका है आपके पास, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। यदि आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो, जो बच्चे टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और एडमिन को मैसेज करेंगे कि आप मेरे को इकोनॉमिक्स पेपर 5 और इकोनॉमिक्स पेपर 6 के सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो आपको 1 मिनट में दे देंगे। और तीसरा सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जस्ट कुछ मिनट बाद आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी सरल और आसान शब्दों में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। यदि आपको पीडीएफ नहीं देखना है, आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो वीडियो तो देख सकते हो ना। तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा बहुत जल्द वीडियो लाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो ये 3 माध्यम से आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हो और इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करके आपको एग्जाम हॉल में आंख बंद करके चले जाना है। इससे बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।